Today our topic is photoelectric effect. Class 11 Chemistry Atomic Structure. Photoelectric effect. अब photoelectric effect होता क्या है? Photoelectric effect is the ejection of electrons. The ejection of electrons. The ejection of electrons from the surface of a metal when light of a particular frequency strikes them. मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना कहाँ से? मेटल के सरफेस से, जब लाइट किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की उनके ऊपर स्ट्राइक करे, उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. देखो, फोटो फॉर लाइट एंड इलेक्ट्रिक फॉर इलेक्ट्रॉन, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इस फोटो की, इसलिए इसका नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मतलब इफेक्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्राइकिंग लाइट. लाइट पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो तभी नाम पड़ गया इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, या हु वाज द फर्स्ट मैन ऑफ साइंटिस्ट टू डिस्कवर दिस? इट वाज हेनरिक हर्ट्ज. हेनरिक Hertz in 1886 discovered it for the first time. Then later scientists also studied it, and finally it was explained by Einstein using the Planck's quantum theory. Einstein ने इसको कब किया था? 1904-5 में एक्सप्लेन किया था. क्या यूज़ करके? फोटो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है. इलेक्ट्रॉन्स का निकलना जब एक किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल्स पर पड़े, और मेटल्स भी खासकर एल्कली मेटल्स ही इसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है. बाकी जो मेटल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स बाय द लाइट. अब देखो, सीजियम इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज, क्योंकि सीजियम सबसे कम उसकी वैल्यू है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की. अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि ये एनर्जी, वो एनर्जी है जो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज चाहिए होती है. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल एटम और एनी एटम, वेदर नॉन मेटल और मेटल. लेकिन मेटल्स की कम होती है बिकॉज मेटल्स हैव लेस इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. नाउ अब देखो, इसको क्या किया गया कि फर्स्ट इट वाज एक्सप्लेन्ड. अब देखो, इसको क्या हम ऐसे बता सकते हैं कि ये आपके पास मेटल है, ये कोई मेटल की प्लेट है या व्हाटएवर मेटल शीट है, इसके ऊपर लाइट गिर रही है, लाइट ऑफ ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आप इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस. तो इसको स्टडी कैसे किया गया? यहाँ तो पता नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन निकले या नहीं निकले. हाउ कैन वी? इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है. फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ट्यूब है, मतलब एक गिलास की ट्यूब है, जिसके एक एंड पे कैथोड है, एक एंड पे एनोड है. इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़े रखा है, मतलब कि बैटरी से हमने इसको जोड़ के रखा है. ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, इसको कैथोड मान के चलो. तो कैथोड के ऊपर कोटिंग हमने की है, कोटिंग ऑफ सीजियम मान लो, सीजियम मेटल की कोटिंग रखी है. तो फिर हमने क्या किया? अब देखो, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंप्लीट होगा. तो हमने क्या किया कि पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर डाल दी. फिर हमने देखा कि ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है. इसका मतलब ये है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कहीं से निकल तो रहे हैं ना, इसका मतलब ये जो कैथोड की ओर कोटिंग है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होके सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं. तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जहाँ पे इस फिनोमेना को स्टडी किया जाता है. फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ए सेल मेड अप ऑफ कैथोड, मतलब कैथोड रे की तरह ही मान लो कि एक गिलास कैथोड रे तो अलग चीज़ है, वो इसके कन्फ्यूज मत होइएगा, ये बिल्कुल ही अलग है, लगता वैसा ही होगा आपको, लेकिन ये सेल है जो गिलास का बना हुआ बाहर से है. उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स फिट की गई हैं, एक कैथोड एक एनोड. कैथोड के ऊपर पार्टिकुलरली हम क्या करते हैं? किसी भी मेटल की कोटिंग लेते हैं, यूजुअली अल्कली मेटल्स एंड पार्टिकुलरली सीजियम. फिर लाइट डालते हैं इसके ऊपर, फिर देखते हैं कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है. सर्किट तभी कंप्लीट होगा जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे होंगे. इलेक्ट्रॉन्स, जिसको इलेक्ट्रॉन्स हम इनको लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको हमने बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब ऑब्जर्वेशन क्या थी? हेनरिक हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन थी. उसने देखा, ऑब्जर्वेशन क्या थी उसकी, जब उसने डिस्कवर किया ये ऑब्जर्वेशन, उसने देखी कि जो लाइट है, लाइट ऑफ है, उसने देखा कि लाइट ऑफ ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ही क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है। और इंटेंसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इंटेंसिटी से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप दूसरी कोई लाइट ले लो, फॉर एग्जांपल किसी मेटल का जो वेव ये क्या है, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ऐसे वर्क फंक्शन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ से आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जहाँ से मिनिमम जो चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आप किसी और वाली लाइट को डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी मेटल में ब्लू लाइट से क्या हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आप वहाँ पे आप घंटों क्यों ना आप वहाँ पे रेड लाइट रखिए, वहाँ पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इंटेंसिटी वो दूसरे वाले से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी आप कितना भी रख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको कैसे किया, क्लासिकली हम इसको डिस्क्राइब मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्लासिकली हमारे पास जो एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो वो इंटेंसिटी आप कितनी बढ़ा दो, उससे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ती है, ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही है। तो इसको एक्सप्लेन किसने किया था, आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1904 एंड 5 के बीच में इसको किया था कि इसने बोला कि हम मान के ये चलते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो उसी को यूज़ किया कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपके पास वही सेम रिलेशनशिप आ गया। तो हम मान के सकते हैं कि दिस इज द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि छोटे छोटे फोटॉन्स पड़ रहे हैं, और हर एक फोटॉन एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का होता है। मतलब जो रेड वाला फोटॉन होगा वो ब्लू से बिल्कुल अलग होगा, येलो से अलग होगा, ग्रीन से अलग होगा, अलग अलग होंगे जो भी आपके पास पॉसिबल हैं जो कलर आपके पास। ठीक है, तो मान लो किसी और जो मिनिमम किसी का होता है उसको हम बोलते हैं H0। ठीक है, इसको हम बेटर ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्राफ मानो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी यहाँ की तरफ बढ़ रही है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की निकलती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो इजेक्ट होते हैं ना निकल के, उनकी एनर्जी वो एक एनर्जी के साथ निकलते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ हो, ये ग्राफ कुछ ऐसे होता है, कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट होता है, मतलब कि ये ग्राफ इसका है कि V0 इज़ द वर्क फंक्शन फॉर दिस पार्टिकुलर। और अगर इंटेंसिटी I से डिनोट करता हूँ इसको मैं, और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हम ग्राफ देखें तो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन रहती है, मतलब कि इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है जो है। लेकिन एक बात है, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, ये मानने वाली बात है। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वर्क फंक्शन मैंने जो बताया H8 इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो आपको चाहिए होती है, उससे पहले अगर उससे आप थ्रेशोल्ड से कम दे रहे हो, जिसका मतलब कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। नाउ उसने कहा कि जो ही आपके पास, और टाइम लैग बिल्कुल नहीं है बीच में। टाइम लैग मतलब कि वहाँ पर टाइम नहीं है कि आपको पहले वो गिरेंगे, पहले फोटो इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे, फिर ये फोटॉन्स गिरेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, टाइम लगे। नो, इट इज मतलब इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं, मतलब कि जो ही द टाइम द फोटॉन स्ट्राइक एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। ठीक है, तो ये हम बता रहे थे आपको। इसने बोला कि मान लो कि आपके पास जो फोटॉन्स हैं वो क्या है, ये जो रेडिएशन फोटॉन की फॉर्म में है, मतलब पैकेट्स। जो ही ये मेटल के ऊपर गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेटल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स होती है, बाइंडिंग फोर्स, उसको और कम करना है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, एल्कली मेटल्स को लेते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल्स में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है उनकी वैल्यू, तो उसमें उनमें रेडली हो जाता है ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको